अगर मान लीजिए कि हिना साहब किसी पार्टी दूसरी पार्टी में आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी में दामन थाम लिए और उस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास किए तो आप कहेंगे? हम तो लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी नेता जिस दिन सांसद बन के राज्यसभा या लोकसभा में जाएंगी, आपको क्या इसमें दो राय लगता है कि अजय चौहान सांसद के रूप में नहीं दिखेगा? जिस दिन है ना साहब सांसद के रूप में जाएंगे दिल्ली, आप समझने की जरूरत है। हम जैसे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम यही ना बात करते हैं कि हमारी भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, और क्यों नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में एक ऐसे व्यक्ति के पास जो वाकई में समाज की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए प्रयास में है। हम बात करेंगे बिहार में जो राजनीति का मुद्दा चल रहा है, राजनीति का जो दौरा चल रहा है, उस राजनीति में हर कोई अपने आप को पहचान के रूप में साबित करना चाह रहा है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, और हम जिस प्रत्याशी के पास पहुंचे हुए हैं ये पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी पद में ना रहकर भी ये समाज के ऊंचाइयों के लिए हमेशा काम करते हैं। लेकिन आज हम इनसे सवाल ये करना चाहते हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है बिहार में, जाति गणना चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है जातिवाद को लेकर, कि जातिवाद को बहुत सारे जो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जो मतलब नेता हैं, वो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपने आप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कोई भी इस जाति गणना के हिसाब से जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि अभी मुखिया जी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और मुखियाओं के ऊपर जो कई सालों से जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं जिला डीएम अधिकारी से इन्होंने बात किया, आवेदन दिया। उसके बारे में पहले बात करते हैं। सर, स्वागत है पहले आपको हमारे चैनल पे आए, इसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। आपको धन्यवाद। प्राइम न्यूज के तमाम फॉलोअर्स, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। एक सवाल ये है सर कि अभी आप देखा जा रहा है कि जैसे आप जितने बेबाकी से, जितने संघर्ष के साथ, वो चाहे किसी भी मुद्दे को हो, चाहे किसी पार्टी को धरना हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे आपको आवाज उठाना हो, तो आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जहां पे आप उठ के जाते हैं, और वो चाहे किसी के प्रति आपका मतलब कोई बुलाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे दुख की घड़ी में रहते हैं। इसका कारण क्या रहा? नहीं, सामाजिक जीवन जो है समाज के लिए समर्पित होता है, और ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ करते हैं। हम प्रयास करते रहे, हम साधारण से व्यक्ति हैं और हर वक्त हम प्रयास करते रहते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह जीवन जो है, पहले ही हमने कहा कि यह जीवन सामाजिक जीवन है और समाज में समर्पित है यह जीवन। तो मेरा प्रयास रहता है, मुद्दा चाहे जो भी हो, समाज में किसी तरह का अगर मुद्दा आता है तो हम प्रयास करते हैं उसको मजबूती के साथ आवाम के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। बिहार में राजनीति का मुद्दा क्या है, इसका विचारधारा क्या चल रहा है अभी, क्या जो वर्तमान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हर आदमी का अपना अपना विचारधारा है, हर आदमी का अपना अपना मोटो है। बिहार में बहुत राजनीतिक दल के लोग हैं, सत्ता में लोग हैं, विपक्ष में लोग हैं, तो सभी आदमी का अपना अपना स्ट्रेटजी है, काम करने का तरीका है। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं कि बिहार में सभी लोगों का राजनीतिक क्या मुद्दा है? हर आदमी का अपना अपना इश्यूज है। आवाम के बीच में कैसे हम मजबूती से अपनी बात को रख पाए, आवाम के बीच में अपने चेहरा को कैसे मजबूती के साथ स्थापित कर पाए, ठीक उसी प्रकार तमाम पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी के शीर्ष के लीडर लोगों का प्रयास होता है कि बिहार के सभी मालिकों के बीच में हमारे पार्टी का एक बेहतर कद हो। एक सवाल ये है कि आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारी टीम को लगता है कि आप इस सवाल को सटीक जवाब दे सकते हैं, और आपका वो अनुभव है और आपका जो एक्सपीरियंस है काफी हद तक बेहतर है। अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश में एक माफिया डॉन या बड़े मतलब भूमि माफिया के तौर पर जाना जाता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके पीछे जो कारण रहा, जो उसके ऊपर हमला, जो घटनाएं घटी, उसके लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये मतलब पूरे भारत में इस तरह से जो अभी परिवर्तन आ गया है, जो बीजेपी को लेकर कई ऐसे पार्टी जो उस पर आरोप लगा रहे हैं, योगी के जो मुख्यमंत्री हैं उन पे आरोप लग रहा है, ये क्या मतलब आपका विचार क्या कहता है? देखिए, राजनीतिक अगर इश्यूज, राजनीतिक अगर चश्मा से देखेंगे जी, तो निश्चित तौर पर हिंदू और मुसलमान का बात आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जिस प्रकार से जो घटनाएं घटी है अवाम में, एक तरफ उस समाज के लोग जिनका आस्था है उस दल, उस पार्टी में, वह लोग
लोगों का ये कहना है कि बेहतर हुआ, और विपक्ष में जो लोग हैं उन लोगों का ये लॉजिक था कि हुआ जो वह गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे पूर्व सांसद महोदय का दो टैग था, एक तो अपराधी के रूप में थे और दूसरा कि पूर्व जनप्रतिनिधि के रूप में थे। घटनाएं जो घटी, कानून अपना काम कर रही थी, माननीय न्यायालय से उनको सजा मिला हुआ था, लेकिन जो उस समय घटना घटा कि पुलिस कस्टडी में बाहर से कोई अपराधी आता है और गोली मार के चला जाता है, तो क्या इसको यह मान लिया जाए क्या कि गलत से ही गलत को धोया जाएगा? कीचड़ से कीचड़ तो कभी धुलता नहीं। इसके पीछे राज मतलब नहीं, राज जो भी हो, उन मुद्दाओं पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण व्यक्ति हैं और वह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बड़ा है, हम लोगों के सर के ऊपर का पानी है। लेकिन जैसा हम लोगों ने जो रियलाइज किया कि कचरा से कचरा को नहीं धोया जा सकता है। चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में बीजेपी दावा कर रही है कि बहुमत सरकार लेके आएगी इस बार, और आपको देखा जाता है कि आप महागठबंधन सरकार की तरफ से, यानी कि हिना साहब की तरफ से, एमपी के जो पूर्व डॉक्टर मोहम्मद साहब की तरफ से काफी मतलब दावेदारी के साथ उनके साथ रहे हैं और रहेंगे भी, जो आपके विचारधारा से लगता है। तो महागठबंधन सरकार के रूप में क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोई कमेंट कर रहा है कि जंगल राज 2 आ रहा है, और जो बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारा सवाल आप एक ही साथ कर चुके हैं जी, वो बात। पहला सवाल आप किए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो आने वाले में सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी। सेकंड आपका सवाल आ जाता है महागठबंधन पे, थर्ड सवाल आ जाता है हिना साहब पे। तो सारा सवाल, बहुत सारा सवाल आपने एक साथ कर दिया, लेकिन चलते हैं उसी आपके सवालों पे एक एक कदम चलने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि आने वाला समय हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, कौन सा गलत कह रहे हैं? अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनका प्रयास है। अब तो ये मालिकों के हाथ में है ना कि सरकार किनकी बनेगी। कहने के लिए हम भी एमएलसी लड़े थे ना, हम तो कह रहे थे ना चुनाव जीत रहे हैं। मालिकों के हाथ में ना ताकत था कि हम बुरा तरीके से हारे, वह तो समय के गर्भ में छिपा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं तो भाई उनका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी अपने प्रयास में कि बिहार में हमारी सरकार बने। महागठबंधन के लोग हैं, वह भी काम कर रहे हैं बेहतर दिशा में कि हम पुनः सरकार में स्थापित हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते जंगल राज का अगर उपाधि दे रही है तो भाई उसका तो काम ही है, वो तो आपके हर कमी को उजागर करना। अब तो देखना है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि हम कितना बेहतर, कितना पारदर्शी तरीका से काम कर सके, ताकि आवाम के बीच में हमारा चेहरा बेहतर बने रहे और आने वाले समय में पुनः हम सरकार में वापिस हो जाए। ये तो अब डिपेंड करता है काम करने वाले जो सत्ता में लोग हैं उनके ऊपर। तीसरा आपका सवाल था हिना साहब को लेकर के। तो देखिए, हिना साहब का जो इश्यूज है समझने की जरूरत है। हम जैसे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम यही ना बात करते हैं कि हमारी भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र में जो मालिक है, जिनके ताकत से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं ना कि हम अति पिछड़ा समाज से हमारे समाज का सरकार में प्रतिनिधित्व हो, हमारे समाज के व्यवस्थाओं को मजबूत करने में सरकार एक कदम आगे आकर के पॉलिसी बनाए। हम तो यही कर रहे हैं। उसी कड़ी में हिना साहब का भी क्या है, हिना साहब हम लोग की नेत्री हैं और हम लोग ये थोड़े ना कर रहे हैं कि हिना साहब को केवल मंत्री विधायक बना दिया जाएगा तो बात चल जाएगा। हिना साहब को हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके आवाम, उसमें हम लोग भी हैं, तमाम उनके चाहने वाले, साहब के चाहने वाले लोग हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो जिसकी संख्या है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करिए लोकतंत्र में ना, क्योंकि वह तो ताकत आपको दिए हैं। तो हमारे नेता को जब तक ताकत नहीं मिलेगा तो हम लोग तो लड़ते रहेंगे ना। उसी कड़ी में तो हम लोग कह रहे हैं कि हिना साहब को, उसी कड़ी में हम लोग कह रहे हैं कि हिना साहब को ताकत दिया जाए। प्रतिनिधित्व करने का उनको ताकत आप नहीं दीजिएगा तो उनके लोग आपको ताकत कैसे देंगे? बहुत बड़ा एक सवाल है। और अगर वह लोग आपको ताकत देते हैं तो उनका राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि अगर हिना साहब और साहब के चाहने वाले लोग, चाहे सरकार जिनकी भी हो, अगर राष्ट्रीय जनता दल में उस समाज के लोग मजबूती से अपना ताकत देते हैं तो उस सरकार में बैठे हुए तमाम वरिष्ठ लोगों का यह दायित्व तो बनता है कि हिना साहब को भी ताकत दिया जाए। हम लोग तो उसी के लिए लड़ रहे हैं। अगर हिना साहब को इस बार मतलब आरजेडी से या महागठबंधन से टिकट ना मिली तो फिर क्या करेंगे? देखिए, कोई टिकट नहीं देता है, बार बार इन चीजों को बड़ी मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं। कोई टिकट नहीं देता,
टिकट तो सामने वाले मालिक लोग देते हैं, जनाधार जिसका है। अगर हैना साहब का जनाधार तगड़ा है तो टिकट बुला करके लोग देंगे, टिकट पटना से बुला करके देंगे। और वह परिवार कभी टिकट के लिए पटना नहीं गया, उसका रीजन है। ये हम जो बोल रहे हैं ना, अहंकार में नहीं बोल रहे, ये हम उन लोगों के मोहब्बत में बोल रहे हैं कि साहब के जो चाहने वाले लोग हैं पूरे बिहार में, इतना ताकतवर लोग हैं कि जो भी दल के लोग हैं, अगर राष्ट्रीय जनता दल में हैना साहब हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग सिंबल वहां से भेजते हैं। उसका रीजन है, मुख्य रीजन है कि वह परिवार लोगों के दिल में बसता है, उनके लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो जिसकी संख्या है उसकी भागीदारी के लिए अगर आप टिकट नहीं भेजेंगे तो बिहार में कैसे आप ताकत पाइएगा, बता दीजिए। तो वो परिवार कभी टिकट के पीछे नहीं गया है, और टिकट वह परिवार तो लोगों को टिकट दिया है। तमाम बहुत लोग हैं, आप सिवान नहीं देख लीजिए, सिवान नहीं, पूरे बिहार में साहब ने बहुत लोगों को एमपी और एमएलए बनाया है, ये परिवार ने दिया है। वह परिवार कभी टिकट के लिए जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बिहार में जातिगणना चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और देखा जाए बहुत सारे जो नेता हैं, नेता क्या है जो अपने आप को मतलब सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नेता मानते हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, चाहे बड़े, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन इस तरह का कहीं ना कहीं आपके नज़र में भी होगा कि बिहार में ये एक बड़ा एक प्रभाव फैल रहा है कि जातिवाद को लेकर बहुत लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, जनगणना जो इश्यूज है ना, देखिएगा दोनों तरफ से जरा आप सोचिए। जनगणना जो हो रहा है, यही कैलकुलेशन होगा कि बिहार में किनकी कितनी आबादी है, यही तो है उसका थीम। क्या है जनगणना का? यही तो थीम है जी, कि यह आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए कि कितने लोगों की कितनी आबादी है। तो इसमें कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, पॉलिटिकल लोगों को, आवाम को तो ठीक ही है। आवाम तो भाई, अगर मुख्य धारा के लोग वह भी तो जाने कि हमारी क्या संख्या है। अगर उनकी जो संख्या होगी वो सरकार में लड़ेंगे कि हमारे संख्या के अनुसार हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक उसी प्रकार अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोगों की संख्या की अगर जानकारी उस समाज को होगा तो हम जिसको ताकत देंगे हम उससे अपने अधिकार की बात करेंगे। दलित समाज के जो हमारे साथी हैं, अगर जनगणना के आधार पे उनका कैलकुलेशन अगर सामने आ जाता है कि आपके समाज के लोगों की ये संख्या है, तो वह भी लोग रिप्रेजेंट के लिए अपने सरकार में बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार माइनॉरिटी समाज जो है पूरे बिहार में, अगर वह भी काउंट होकर आ जाएगा तो निश्चित तौर पर माइनॉरिटी समाज जिसको ताकत देगा वो ताकत की उम्मीद करेगा कि हमको भी सरकार में जगह मिले। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यह लग रहा होगा कि हो सकता है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों की जनगणना होने के बाद जानकारी प्राप्त हो जाए तो कल अपने अधिकार की बात करने लगेंगे मुखर होकर के। तो किसी किसी साथी को दर्द हो सकता है, लेकिन जो भी आवाम है उनको 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 इससे कहीं कोई परेशानी नहीं है। वह लोग तो ये कह रहे हैं कि जनगणना अगर हो जाए तो सब चीज स्पष्ट हो जाएगा, पटल पे स्पष्ट हो जाएगा, उसके अनुसार सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी तो समाज में समानता आएगा। आप एक तरफ समाज में समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की आप बात करते हैं, बेहतर समाज बने, समाज में ऊंच नीच नहीं रहे, समाज में जो खाई बना हुआ उसको पाटने का प्रयास किया जाए। और आपका एक सवाल था कि जातिवाद को लेकर के जो बढ़ावा पनप रहा है, तो इन सभी चीजों पे विराम लगेगा। जैसे आप किसी एक खेत के फसल को ले लीजिए, खेत जब बराबर लेवल रहता है तो देखिएगा फसल उसमें अच्छा उपजता है। अगर खेत में बहुत ऊंच और नीच बना हुआ है, खाई बना हुआ है, तो फसल कभी बराबर नहीं होगा। रीजन है कि वह पानी का जो लेवल होगा उस खेत का कहीं ज्यादा लग जाएगा, कहीं कम लग जाएगा। समाज भी उसी प्रकार से खेत के तरफ में है, जो खेत है उसी प्रकार मेरा समाज है। समाज में सबको बराबर बैठने का हक संविधान ने दिया। तो जो संविधान में ऊंच और नीच की जो लोग बात करते हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, यह तभी इक्वल होगा, यह तभी समाप्त होगा जब समाज में इक्वलिटी आएगी, जब समाज में समानता आएगी। जिस दिन समाज में समानता आएगी या जाति पात स्वाभाविक समाप्त होने लगेगा। जिस प्रकार आप देख लीजिए शीर्ष के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे आईएएस और आईपीएस जो भी हमारे नौजवान, हमारी बेटी, हमारे भाई, हमारी बहन जो बनते हैं, तो जैसे वो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करता है, तो जब क्वालिफाई करने के बाद देखिएगा वहां क्या होता है, वहां जाति पात की व्यवस्था, हिंदू मुसलमान की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। सब लोग एक लेवल में हो जाता है कि सब लोग आईएएस है, वह लोग खुल के शादी भी करता है, वहां धर्म नहीं रह जाता है।
वहां जाति और मजहब नहीं रह जाता है, इसलिए कि सभी लोग इक्वल है। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि समाज में सभी लोगों में समानता आए। जिस दिन समाज में समानता आएगा, हमारा समाज ताकतवर होगा। हमारे समाज से जातिवाद की जो बू आ रही है, वो जातिवाद की बू समाप्त होगी। जो धर्म की बू आ रही है कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, वह भी समाप्त होगा। तो ये तो बेहतर है कि जाति जो जनगणना हो रहा है उससे सरकार में सहभागिता सुनिश्चित होगी। और क्यों नहीं होगी? सब लोग तो अपने अधिकार के लिए हर वक्त आवाज उठाते रहता है। सब लोग ताकत तो इसीलिए देता है। हम जिसको, हमारा जो बेटा है, हम इसी उम्मीद से उसको पोस और पाल रहे हैं कि जब हमारा बुढ़ा अवस्था आएगा हमारा सहारा बनेगा। हमारे भी माता पिता ने हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया इस उम्मीद से कि कल मेरे सुख दुख का साथी बनेगा। ठीक उसी प्रकार इस समाज के लोग जब अपनी ताकत सत्ता के सहभागिता में जो देते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उसी कड़ी में व्यवस्था बेहतर। 2025 में जनता का जो उम्मीद लग रहा है आपके प्रति कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप मतलब प्रयास में हैं, जो आप बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरह से आप फील्ड में आप संघर्ष कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो जामू में एक घटना घटी थी, दलित परिवार के ऊपर जो मतलब किसी ने मारा पीटा था, वहां भी आप धरना दिए थे। और ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब हमें लगता है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहाँ से कर रहे हैं ये तो आपकी सोच होगी। इस पे क्या अभी हम लोग सिपाही के रूप में है ना, साहब के सिपाही के रूप में। और हमको विधानसभा नहीं लड़ना है, हमको तो लोकसभा लड़ना है ना। हम तो लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी नेता जिस दिन सांसद बन के राज्यसभा या लोकसभा में जाएंगी, आपको क्या इसमें दो राय लगता है कि अजय चौहान सांसद के रूप में नहीं दिखेगा? जिस दिन है ना साहब सांसद के रूप में जाएंगे दिल्ली, आप विश्वास रखिए कि अजय चौहान सांसद के रूप में आपको दिखेगा। वो ताकत हम लोगों का ताकत है। तो हम अभी एमएलए पे कहां हमारा ध्यान है कि हम एमएलए लड़ेंगे। और हमारी नेत्री जब एमपी बन के जाएंगी तो आप एक एमएलए की बात कर रहे हैं, 8 एमएलए का रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे बिहार में उनके एमएलए लोग होंगे। और देखिए वह लोग ना चाहते हैं कि जल्दी हमको विधायक बन जाना। हमको कहां विधायक का बहुत कोई शौक है, इसलिए नहीं शौक है कि समझिए 20 साल का सफर मुखिया के रूप में हो गया। तो आप पार्टी से सुनिए 20 साल का सफर हो गया और 10 साल से लोगों का मोहब्बत है। एक साधारण सा नोनिया का बेटा जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में बड़े बड़े हमारे साथी हैं और मुख्य धारा के लोग हमारे हैं। ब्राह्मण समाज से हैं, राजपूत समाज से, भूमियार समाज से हैं, दलित समाज से हैं, मुसलमान समाज से हैं, अति पिछड़ा समाज से बहुत सशक्त हमारे साथी मुखिया के रूप में हैं, जिनका बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ा कद है, बहुत पैसा वाले हमारे साथी हैं। लेकिन 283 में एक नोनिया से साधारण सा बेटा को उतना बड़ा सम्मान मिला है, किसी सांसद से कम लगता है, किसी एमएलए से कम लगता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ताकत है। और हम कभी एमएलए के पीछे नहीं जा रहे हैं, मजबूती के साथ बताना चाहते हैं। मेरा कहीं उस तरह का नहीं है कि जिरादे से कल टिकट मिल जाएगा, हम लड़ जाएंगे, कल कहेंगे कि हम विधायक जुगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान और माता रानी ने, और अगर हमारे माता पिता का आशीर्वाद से अगर हमको वह जुबान है तो उम्मीद रखिए कि सरकार में बहुत जगह होता है। जरूरी नहीं कि एमपी और एमएलए ही होता है। सरकार में जब हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी जब सरकार बनेगी, हमारे हेना साहब जब सरकार के रूप में आएंगी तो हमारा ताकत होगा। हम तो उस पर लड़ रहे हैं ना। कौन जाता है 2025 के चक्कर में? बुद्धिजीवी लोग हैं जो भागते रहते हैं हम कल एमपी एमएलए बन जाना। हम उसमें के नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ते। हाँ, एमएलसी पे लड़े थे। अगर हमको भी कहीं उस तरह का लालच रहता तो हम प्रदेश के महासचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के, आपको जानकारी होगा। तो हम नहीं बता रहे, हम भी तेल मालिश करते ना, प्रदेश महासचिव रख के कॉलर टाइट करते, सत्ता का जाकर के लोग फायदा उठाते। लेकिन ऐसा नहीं था, मन में आया, हमारे साथियों ने कहा कि अजय जी आपको लड़ना चाहिए। एमएलसी लड़ गए, रिजाइन करके लड़े, एकदम संवैधानिक तरीका से पहले रिजाइन किए दल से और फिर लड़े हम। और इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि हम चुनाव हारे, बुरी तरीका से हारे। कोई बोलेगा, हम तो बार बार कहते हैं किसी व्यक्ति को कहिए को बोले हम बुरी तरीका से हारे, कोई हारना पसंद करता है जी। अजय चौहान एमएलसी के रूप में बुरी तरीका से हारे, तो हार हमें कहीं इस बात पे जिक्र नहीं दिया। हम तो ये जीते थे कि लोगों ने स्वीकारा कि अजय चौहान के पास धान एक नहीं है, नहीं तो उतना सशक्त, उतना मजबूत और वैसा बेहतरीन बोलने वाला कोई कैंडिडेट नहीं था। यही हमारी जीत थी। इस जीत को अपना जीत मानते हैं, हर वक्त अपनी जीत मानते हैं। और कहीं जिक्र नहीं है कि कल एमएलए बन जाएंगे तो राजकाज। वैसे भी लोगों का बहुत ताकत है। पूरे बिहार और लगभग सिवान के जो 20 लाख की आबादी, तमाम लोगों का मोहब्बत मिलता है।
हमारी बातों को लोग सुनकर हमें प्यार देते हैं, इससे बड़ा ताकत क्या हो सकता है? अभी पार्टी में आप मतलब किस पद पे हैं? अभी सीधा भी है ना साहब, सिपाही के रूप में। अभी हम तो राष्ट्रीय जनता दल से रिजाइन कर चुके थे। तो मैडम मतलब अभी दिखाई नहीं देती किसी पार्टी में? मैडम का आप जान ही रहे हैं कि तबीयत बीच में अस्वस्थ थी। अभी ईद का भी, रमजान का टाइम था, कल त्योहार बीतने जा रहा है, और कल के बाद मैडम का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग सिपाही के रूप में कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक सवाल ये है कि मतलब मैडम जहां जाएंगी आप उनके साथ रहेंगे? अब तो ये तो जिस पार्टी में जाएंगे, अगर हो सकता है कि अगर उनके मन में कुछ, हम तो बार बार कह रहे हैं कि मैडम जहां रहेंगी हम उनके सिपाही है तो उनके साथ। अच्छा, सेनापति जहां जाए सिपाही दूसरे डायरेक्शन में कभी जा सकता है, तो अगर सेनापति, हमारे सेनापति अगर जिस रास्ते में निकलेंगे सिपाही उस कदम से आगे चलने का प्रयास। अगर मान लीजिए कि हिना साहब किसी पार्टी, दूसरी पार्टी में आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी में दामन थाम लिए और उस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास किए, तो आप रहेंगे पूरा? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में अगर हिना साहब जाएंगी या राष्ट्रीय जनता दल में बनी है या राष्ट्रीय जनता दल में बोलेंगे कि आप लोग झंडा लेके चलिए, तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेके चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैडम अगर अपना इंडिपेंडेंट लड़ेंगी तो हम लोग इंडिपेंडेंट उनके साथ है। मैडम अगर दल का निर्माण करेंगी तो हम लोग दल के साथ है। मैडम किसी और दल में जाएंगी तो हम लोग उनके साथ जाएंगे, इसलिए कि बिहार में उनके बहुत चाहने वाले लोग हैं। तो जिधर मैडम जाएंगे उधर सभी लोग जाएंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे लोग साथी नाराज भी हो रहे हैं कि आप जो है सो आप व्यक्तिगत जो हमला कर रहे हैं। अरे मेरा वैसा इंटेंशन नहीं है, हम तो अपनी बात को मजबूती के साथ आवाम के बीच में रख रहे हैं। अब किसी को अच्छा लगे तो भी प्रणाम है, किसी को खराब लगे तो भी प्रणाम है। यानी कि सिवान के ऐसे सांसद, ऐसे व्यक्ति से आप इंस्पायर हैं जो आज उनकी धर्मपत्नी के आप मार्गदर्शन में चल रहे हैं। उसका रीजन है जब वो थे एक सिद्धांत के रूप में स्थापित थे, इसी वजह से हम लोग उनके सिपाही के रूप में खड़ा है। जो व्यक्ति एक सिद्धांतवादी का, सभी लोगों ने स्वीकारा है ना, पक्ष हो विपक्ष हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, दलित हो, जो सती पिछड़ा हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगड़ा हो, सभी ने स्वीकारा। और साहब जिस सिद्धांत के रूप में स्थापित थे, आप पता करवा लीजिए ना, कौन ऐसा सोसाइटी और कौन ऐसा समाज नहीं है जिसके लिए साहब ने एक कदम चल करके उनके लिए लड़ने का कार्य नहीं किया। हर वक्त हर समाज के लिए उन्होंने लड़ने का कार्य किया और सिद्धांत के रूप में लड़ने का प्रयास उन्होंने किया था, जो आज सिद्धांत स्थापित है। इसी वजह से हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े। चलिए, आप देख रहे थे हमारी टीम पहुंची है आज सीवान जिला के ऐसे मुखिया संघ के अध्यक्ष जो समाज के हर एक पहलू पे काम करते हैं, और आज बड़े बेबाकी से इन्होंने जो साबित किया अपनी बातों को।